नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों हमने जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का निमी पैटर्न पे आधारित 10 क्लास कंप्लीट करा दिया है। जो भी साथी ऐसे हो जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे भाई, वहाँ पर जो है क्लास पड़ी हुई है। बाकी अगर आप पीडीएफ की बात करोगे मेरे भाई, तो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है आपको हमने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है, तो वहाँ से जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं साथियों, आईटीआई सीवीटी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर मैं बात करूं निमी पैटर्न पे आधारित जो भी प्रश्न है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से जो है मैक्सिमम प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं। और साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई 2-3 साल का हल कर लिया ना, तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात, यानी कि वोल्टेज R4 पे जो है कितने वोल्टेज है उसकी जो है यहाँ पर गणना करने की जो है बात की गई है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, R1 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो R1 जो है आपका यहाँ पर 36 दे रखा है। R2 की बात अगर आप यहाँ करते हो मेरे भाई तो 40 ओम है, और R4 की बात करें तो 50 ओम है ना। अब यहाँ पर देखिएगा R3 की मान की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर 60 ओम दे रखा है। और आपको भी पता है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर समांतर क्रम में है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर क्रम को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप हल करेंगे मेरे भाई 40 ओम है और 60 ओम है, ठीक है, यहाँ पर 40 ओम है और ये 60 ओम है, और ये दोनों जो है आपके समांतर क्रम में है। जब इसको आप हल करेंगे मेरे भाई तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 24 ओम आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पर मेरे भाई जैसे अगर हम समांतर क्रम में हल करते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेके मेरे भाई अगर आप हल करेंगे ना तो टोटल आपका यहाँ पर R2 आप क्या कर सकते हैं 24 ओम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्किट आपकी बन जाएगी मेरे भाई वह किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा मेरे भाई 36 ओम, 24 ओम और यहाँ पर 50 ओम। अब यही तो आपसे पूछ रखा है कि R4 में जो है यहाँ पर कहने का मतलब R4 में जो है वोल्टेज पाथ की गणना है, यानी कि V का जो है आपसे मान पूछ रखा है। तो आपको भी पता है मेरे भाई, अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, आपका जो है यहाँ पर वोल्टेज पाथ की जो है गणना करने की जो है बात की गई है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर धारा जो है ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर धारा एंट्री कर रहा है ना। अगर आप देखेंगे साथियों टोटल जो आपके वोल्टेज है कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा 220 बटे कितना हो जाएगा, सभी प्रतिरोध को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे मैंने आपको हल करके बता दिया कि आप इसको जब हल करेंगे तो 24 ओम आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप 36 प्लस 24 और प्लस जो है यहाँ पर 50 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब इसे मेरे भाई हल करेंगे ना तो टोटल हल करने पर आपका जो धारा आएगा ना तो 2 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 2 एम्पियर का हमारा धारा यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको भी पता है कि जो हमारा करंट होता है श्रेणी क्रम में जो है समान रहता है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो है जितना आपका करंट मेरे भाई यहाँ पर R1 में होगा उतना ही करंट आपके R2 में होगा, उतना ही करंट आपके R4 में होगा। तो आपको भी पता है यहाँ पर जो है V बराबर क्या होता है, IR होता है, आपको पता है ना, V बराबर IR मेरे भाई, ओम का नियम। अब I का मान आपको अभी मैंने पता कितना है 2 ओम, और किस प्रतिरोध पे आप क्या करना चाह रहे हैं, R4 पे। R4 कितना है 50। अब इसको आप आपस में गुणा कर देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बात हमारी समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। कहने का सीधा मतलब यहाँ पर है मेरे भाई, अगर आप प्रकाश की तीव्रता को जो है बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यही तो आपसे पूछ रखा है, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है
प्रतिरोध में क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घटेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। अब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब मेरे भाई कभी कभी आपकी परीक्षा में जो है एलडीआर लिखता है, ठीक है, एलडीआर, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आपको ये भी मैं बता दूं, नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ है ना, उसमें जो ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई, जिसको आप आंसर सीट बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है गलत हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी वहां पर गलत हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लास जब पीडीएफ आपको हल करा रहे हैं मेरे भाई, उसमें मैं आपको संशोधन भी कराते चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। इसको तो मेरे भाई हमारे हिसाब से सभी स्टूडेंट जो है कर ले जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे भाई मैंने आपको शायद 7वें क्लास में जो है एक प्रश्न आपको हल कराया था, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, धारा गुणित हमारा जो है वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन में देखिए धारा गुणित वोल्टेज कहाँ पर है, अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो धारा गुणित वोल्टेज आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीधे तौर पे आपसे जो है यहाँ पर प्रतिरोध का जो है मान पूछ रखा है कि कितना गर्म प्रतिरोध होगा, ठीक है। अगर आप सीधे तौर पर देखेंगे मेरे भाई तो 200 वाट का जो है आपका बल्ब है, और वोल्टेज की अगर आप बात करते हो तो 250 है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए मेरे भाई, P बराबर आपका क्या होता है, V²/R, और आर का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है। आर बराबर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा आर बराबर हम क्या कर सकते हैं, V²/P। अब V का मान कितना है मेरे भाई, 250। 250 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि V का स्क्वायर है, ठीक है। P का मान कितना है, 200, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा मेरे भाई। 25 25 से हमें कितना होता है, 625। 625 में अगर हम 2 का भाग करते हैं, यहाँ पर 625 में अगर हम 2 का भाग करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा आपका, इसको तो आप लोग मेरे भाई कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ये जो है लगभग आपका जो है 312 के करीब में आएगा, है ना। तो आंसर आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और साथ में जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी जो है आप शॉर्ट स्क्रीन करके मेरे भाई भेज देंगे, तो भी मैं आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो आइए साथियों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई, अब देखिए मेरे भाई हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार फोन मैसेज करते रहते हैं कि सर हम क्या पढ़ लें। आपको मैं सीधे तौर पे बताना चाहूंगा मेरे भाई, कोई भी ट्रेड हो, जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो, नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है उसको आप सही ढंग से पढ़िएगा, है ना। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं नीमी पैटर्न पे आधारित आपने प्रश्न पढ़ लिया, लेकिन आपको यहाँ पर आइडिया नहीं है कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ तो नीमी की अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया ना मेरे भाई, तो आपकी परीक्षा में प्रश्न मिस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप हल करेंगे मेरे भाई, देखिएगा वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले सर्किट में जो है प्रतिरोध का मान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको पहले भी मैंने आपको बताया था मेरे भाई, अगर हमारा खुला सर्किट है या जो है आपका शॉर्ट सर्किट है या लघु सर्किट है ना, तो ऐसे में जो है हमारा अगर हम बात करें तो हमारा प्रतिरोध जो होता है लघु सर्किट में तो शून्य होता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर सर्किट खुला है तो ऐसे में जो हमारा प्रतिरोध होता है मेरे भाई वह अनंत होता है ना। अगर आप धारा की बात करेंगे खुले सर्किट में तो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कई बार मेरे भाई ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, अनंत होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं तो 2025 के अभी हाल ही में जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई, उसमें जो है ये प्रश्न पूछ रखा था कि समांतर परिपथ में जुड़े हुए, इस कहने का मतलब मेरे भाई अलग अलग आपको यहाँ पर प्रतिरोध दे दिया गया है, उसमें पूछ रखा है कि इस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव किस में होगा, है ना। आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, इसके पहले भी जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे ओम का नियम तो आपने पढ़ा होगा, है ना। V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो हम यहाँ पर I बराबर क्या कर सकते हैं, V/R भी कर सकते हैं या R/V कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं साथियों V/R हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सीधे तौर पे अगर आप देखेगा मेरे भाई, तो अगर आपका यहां पर करंट कम है, धारा कम है ना, तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो हमारा करंट यानी कि धारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है मेरे भाई कि जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है उसमें जो है धारा क्या होगा, सबसे कम बहाव होगा। तो आपका 560 ओम जो है इसमें सबसे कम धारा प्रवाह होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिएगा तो कर रखा है कि ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। और आपको यह भी मैं बता दूं मेरे भाई, यहां पर निमी ने ऑप्शन ही गलत बना रखा है इस प्रश्न। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पर 1.72 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं मेरे भाई, क्यों। ठीक है, बाकी यहां पर आपका जो आंसर होना चाहिए मेरे भाई, अगर एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपका जो है 7.2 इंटू 10⁻⁸ है ना, ओम मीटर, ये जो है आपका होना चाहिए मेरे भाई। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन में जो है माइक्रो दिया है ना। अब यहां पर माइक्रो है मेरे भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 72.10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन ये भी रहता तो भी हो जाता। अब यहां पर हम 10⁻⁶ अगर हटा देते हैं मेरे भाई, आप देखिएगा तो यहां पर हम माइक्रो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम माइक्रो लिखते हैं तो आपको भी पता है मेरे भाई, अब यहां पर देखिएगा 1.72 माइक्रो हो गया। ठीक है, अब यहां पर ओम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका यहां पर मीटर है ना। अब मीटर है, यहां पर -6 जो है मेरे भाई, यहां पर मैं सेंटीमीटर कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मीटर को मैंने यहां पर सेंटीमीटर में चेंज किया तो -6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप देखेंगे अब मेरे भाई, ठीक है, तो यहां पर माइक्रो अगर हम लिखेंगे तो आपका आंसर की अगर आप बात करोगे तो ये बनेगा, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कहने का मतलब 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर तो आप बना सकते हो, ऑप्शन यहां पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कर रखा कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम व्युत्क्रमानुपाती की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि R बराबर आपका होता है डेल L/A, है ना। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है आपका, ए होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन में आप देखिएगा तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या बना जाएगा, डी बन जाएगा आंसर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप धारिता का मतलब समझ लीजिए। जैसे आपने देखा मेरे भाई, प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोध को हम दो तरीके से इसका संयोजन करते थे। एक आपका श्रेणी क्रम में होता था, दूसरा आपका समांतर क्रम में होता था। अगर आपने प्रतिरोध पढ़ लिया ना मेरे भाई, तो आप समझिएगा संधारित्र भी आपने पढ़ लिया, क्योंकि प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होता है मेरे भाई क्या, संधारित्र। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे परिपथ की जो है कुल संधारिता की जो है गणना की बात की गई। अब यहां पर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये प्रतिरोध होता तो श्रेणी क्रम में हो जाता, है ना। अब यहां पर ये भी जो है आपका क्या है, अगर आप बात करेंगे ये जो है आपका क्या है,
अब देखिएगा अगर मैं बात करूँ इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम जो है यहाँ पर समांतर फार्मूला यूज करेंगे किसका, संधारित्र के लिए। तो ऐसे में जो है आप देखिएगा यहाँ पर जो है आपका टोटल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, इधर आपका जो है 10 दे रखा है और 30 दे रखा है। इसमें जो है आप मान मेरे भाई सीधा रखिएगा, सीटी का मान जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप बात करेंगे टोटल, अगर आप हल करते हो मेरे भाई, ठीक है, सिंपल तरीका अगर मैं बात करूँ 1/30 हो जाएगा, प्लस 1/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको भी पता है कि टोटल आपका 30 हो जाएगा, इधर आपका 1 + 3 + 1 हो जाएगा, है ना। टोटल ऐड करेंगे मेरे भाई तो 5/30 हो जाएगा, 5 6 यानी 6 माइक्रोफैराडे आएगा आपका आंसर। अब देखिए आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि संधारिता की इकाई क्या है। अब यहाँ पर संधारिता की जो है आपसे इकाई पूछ रखा है मेरे भाई, तो आप जो है बता सकते हो, आपको पता भी होगा। अब देखिए यहाँ पर मोह की बात कर रखा है। अगर हम मोह की बात करते हैं तो ये जो है आपके चालकत्व का जो है मात्रक है ना। हेनरी की बात करते हैं मेरे भाई तो ये जो है आपका प्रेरण का जो है मात्रक है। फैराडे की बात करते हैं तो ये जो है आपका किसका मात्रक है, संधारित्र का मात्रक है ना। अगर आप कूलाम की बात करते हैं मेरे भाई तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगा, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आपसे जो है यहाँ पर धारिता पूछ रखा है, संधारिता पूछ रखा है ना। तो आपको भी पता है मेरे भाई C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब यहाँ पर Q का मान कितना दे रखा है, 0.5 है ना। उसके बाद आपका बोल्ट कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। अब इसको आप काट सकते हो, है ना। तो आपका वो 0.7 हो जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिएगा मेरे भाई, है ना। सिंपल से 0.1 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा यहाँ पर 0.014 फैराडे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं कि हम संधारिता के जो है मान को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें संधारिता के मान को जो है हम प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर जो है हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि कहाँ पर जो है प्लेटों के मध्य दूरी के बारे में जो है बात की गई है। यहाँ पर प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेट के क्षेत्रफल को जो है बढ़ाकर यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे मेरे भाई, आगे अगर आप देखिएगा तो कर रखा है अगला ऑप्शन प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्रतिरोध को भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगला कर रखा है कि प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। जी हाँ, अगर हम प्लेटों के मध्य दूरी अगर बढ़ा देते हैं मेरे भाई तो ये कंडीशन आपका फॉलो करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात, देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है कि डायमैग्नेटिक, है ना, और नीचे लिखा है पराचुंबकीय। पराचुंबकीय मेरे भाई कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर होना चाहिए प्रतिचुंबकीय। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में जो है निमी की तरफ से गलत टाइपिंग कर दी गई है ना। इसमें पूछ रखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं मेरे भाई तो हमारा जो जल होता है ये जो है प्रतिचुंबकीय में आता है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को जो है प्रभावित करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहला आपसे कर रखा है कि कुंडली की लंबाई या धारा की दिशा या धारा की शक्ति। तो यहाँ पर जो है जो आपकी धारा की दिशा होती है मेरे भाई, यही जो है आपको क्या ध्रुवीयता को जो है प्रभावित करते हैं। किस ध्रुवता को? चुंबक की ध्रुवता को। तो आंसर अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी मेरे भाई काफ़ी सपोर्ट करते हो। नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं मेरे भाई, आपको हम हल करा दे रहे हैं, ठीक है। साथ में आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा देंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूँ साथियों, आपकी जो CBT परीक्षा है वह 9 जुलाई से शुरू है। उसके पहले आपको हम यहाँ पर नियमित पैटर्न पे आधारित मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो 30 जून तक आपको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। 30 जून क्या, मैं सोच रहा हूं कि एक ही 2 क्लास में जो है थोड़ा सा क्लास जो है लंबा लेकर जो है आपको हम यहां पर प्रश्न समाप्त कर दें, ठीक है, ताकि आपका मेरे भाई यहां पर नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो सके। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम हल कराएंगे मेरे भाई, उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर देखिए कर रखे हैं चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं, है ना। अब हम यहाँ पर चुंबकीय वाहक बल की इकाई की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या होता है, देखिए एम्पियर टर्न्स। अब देखिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न्स। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि आपने पढ़ा ही है मेरे भाई, अभी प्रतिरोध की बात हमने किया, संधारित्र की हमने बात किया, उसके बाद आपके आ जाता है प्रेरकत्व, ठीक है। अगर हम प्रेरकत्व की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखिएगा सीधे तौर पे L1, L2 जैसे आपका प्रतिरोध होता है मेरे भाई, सेम उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पर प्रेरकत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर रखा है, देखिए यहाँ पर श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम की बात कर रखा है, तो हम LT बराबर क्या कर सकते हैं यहाँ पर L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि परमियंस की इकाई क्या है। अब यहाँ पर परमियंस की इकाई की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आपका जो ये पूछ रखा है इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है आपसे कर रखा है कि एम्पियर टर्न्स। अभी हमने बात किया एम्पियर टर्न्स किसका होता है? वेबर पर एम्पियर टर्न्स। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका प्रणालिका आगे कर रखा है। प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। अब यहाँ पर प्रणालिका की बात की गई है, तो प्रणालिका होता कैसे है आप ध्यान से समझिएगा। इस तरीके का जो कॉइल होता है मेरे भाई, इसको हम प्रणालिका का जो है नाम देते हैं, प्रणालिका कुंडली का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि प्रणालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। यहाँ पर कर रखा है कि कार्क यानी कि स्क्रू के नियम का, दाएं हाथ की हथेली का नियम का, फ्लेमिन के बाएं हाथ का नियम, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, सीधे तौर पे अगर बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ के हथेली का नियम का उपयोग करते हैं और इस नियम को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स का नियम कहते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि श्रेणी परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न मैंने इससे रिलेटेड हल करा दिया। अब इसी प्रश्न को बार बार मैं आपको हल नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेम सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा आपके डिजिट जो है बदल दिए गए हैं, तो इसको जो है आप हल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं आता है मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसे समझा सकूँ। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रखा है कि सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई एक ही निर्माता के होते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला कर रखा है कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप बात करेंगे जो आप इसका जो है वोल्टेज रेटिंग होता है जैसे कि 10 वोल्ट है ना। अब इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना 10 से कम होना चाहिए। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर बी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्लिट वायरिंग की बात कर रखा है, तांबे की बात कर रखा है, बिस्मथ की बात कर रहा है, ग्रेफाइट की बात कर रहा है ना। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है मेरे भाई, इसको तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें मेरे भाई तो आपका कौन होता है, तांबा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न मैं देख रहा हूं मेरे भाई हर वर्ष जो है एनसीईआरटी बोर्ड इस प्रश्न को पूछ रहा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं वक्र की बात करता हूं तो अलग अलग इसके नाम है ना, सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए कर रखा है कि बीएच वक्र में यक्स द्वारा अंकित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि यहां पर जो है यक्स के रूप में जो यहां पर दर्शाया गया इसका जो है आपको नाम बताना है। अगर हम यहां पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो इसका पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अगर आप ऑप्शन में बात करेंगे, ऑप्शन आप देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करोगे जो ये पूछ रखा है आपका कोएसिविटी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर तो ए ही बन जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर इस डायरेक्शन की बात करते हो तो ये जो है आपका चुंबकीय बल को डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम समान शब्द की बात करते हैं मेरे भाई तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पहला कर रखा है कि रिलेक्टिविटी या परमियंस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई। तो आप आंसर की अगर आप बात करते हो ना तो आंसर तो आपका यहाँ पर बी ही बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं यहाँ पर मात्रक जो है ज़्यादातर एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई हर साल 3-4 मात्रक आपसे पूछ लेता है, हर सेट पे मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। अब यहाँ पर जो है आपसे इकाई के बारे में पूछ रखा है। तो अगर हम इकाई की बात करते हैं मेरे भाई तो जो इसका मात्रक होता है ना, एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, कहने का मतलब इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सीधे तौर पे आपको भी पता है मेरे भाई C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि C बराबर Q/V का कौन पालन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो आप C बराबर देखिए यहाँ पर Q/V यानी कि पहला ही ऑप्शन मेरे भाई फॉलो कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करें साथियों तो आप देखिएगा कर रखा है कि आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब फिर भाई यहाँ पर कह रखा है कि विद्युत चुम्बक की खींचने की जो प्रवृत्ति है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करूँ, पहला कर रखा है कि क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, है ना। अगला कर रखा है कि कुंडली में करंट को कम करके। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें। पदार्थ के बीच
बीएच वक्र को जो है बढ़ाएं। देखिए, न तो बीएच वक्र को बढ़ाना है, न तो कुंडली में घुमावों की संख्या को कम करना है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, कम ज़्यादा करने से कोई प्रभाव नहीं होना है, क्षेत्र की तीव्रता को जो है हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। फ्लक्स घनत्व जो है हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? ये जो है किसको जो है परिभाषित कर रहा है? फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किसको जो है परिभाषित करता है? अगर हम परिभाषा की बात करते हैं मेरे भाई, ये जो है आपका ऑप्शन जो है पहला ही बन जाएगा, हिस्टेरेसिस। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों, और ये प्रश्न जो है आज की क्लास का जो है अंतिम क्लास है। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ पर कहने का मतलब कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातुओं पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में कुछ भी रखते हैं तो कह रखा है कि धातु पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें जो है देखिएगा त्वचा पर प्रभाव, भंवर धारा, तो ये जो है आपका जो भंवर धारा होता है मेरे भाई, इसी पे जो है आपका प्रभाव पड़ता है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, ये रहा साथियों आज की क्लास। और इसके पहले साथियों आपको मैं बता दूं, इसके पहले मैंने आपको 10 क्लास कंप्लीट करा दिया है मेरा भाई। ठीक है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जो है क्लास मिल जाएगी, वहां से जो है आप लोग क्लास देख सकते हो। ठीक है, बाकी साथियों पीडीएफ की आप लोग जो है लगातार कमेंट मैसेज कर रहे थे, है ना, तो आपको मैं बता दूं पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे अपलोड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर संबंधित जानकारी और अपडेट मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।